आज की कहानी बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज की कहानी एक ऐसे हॉस्टल के बारे में है जहां इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी रहते हैं। ये कहानी हमें केपीके से मरियम ने भेजी है, तो चलिए शुरू करते हैं मरियम की ज़बानी। मेरा नाम मरियम है और मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले पटग्राम के एक छोटे से गांव से है। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आज से तकरीबन 8 साल पुराना है, लेकिन इसकी यादें आज भी मेरे जहन में बिल्कुल ताज़ा हैं, बिल्कुल ऐसे ज़ख्म की तरह जो कभी नहीं भरता। जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया तो मेरे दिल में आगे पढ़ने की एक बहुत शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन मसला ये था कि हमारे इलाके में लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं था। मैंने अपने अब्बू से बहुत ज़िद की, उनकी मिन्नतें की कि मुझे शहर भेज दें। मैंने उनसे कहा कि मैं हॉस्टल में रह लूँगी, लेकिन मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। शुरू में मेरे अम्मी और अब्बू इस बात के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे। उन्हें मेरी फ़िक्र थी। एक जवान लड़की को अकेले शहर भेजना उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन मेरी मुसलसल ज़िद और जब मेरे मामू ने भी उन्हें समझाया तो आखिरकार उनका दिल पिघल गया। उन्होंने मानसेरा शहर के एक अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया और साथ ही कॉलेज के करीब एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में मेरा रहने का बंदोबस्त भी कर दिया। जिस दिन मेरे अब्बू मुझे हॉस्टल छोड़ने आए मैं बहुत खुश और पुरजोश थी, लेकिन जैसे ही हम हॉस्टल के बड़े से लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुए मेरी खुशी पर एक अजीब सी घबराहट हावी होने लगी। हॉस्टल की इमारत के सामने एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें जगह जगह ऊंचे और बहुत पुराने दरख्त खड़े थे। हॉस्टल की इमारत 2 मंजिला थी और देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। दीवारों पर जगह जगह से पेंट उतरा हुआ था। मेरा रूम दूसरी मंजिल पर था। वार्डन ने हमें रूम दिखाया और हम सामान लेकर ऊपर आ गए। जब मैंने अपने रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो वहाँ पहले से ही 2 लड़कियाँ मौजूद थीं। वो मेरी रूममेट थीं। एक का नाम सादिया था। उसने मुझे देखते ही बहुत गर्मजोशी से सलाम किया और मुस्कुराने लगी। दूसरी लड़की बिस्तर पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उसका नाम इकरा था। जब सादिया ने उसे आवाज़ दी तो उसने किताब से नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में कोई तासुर नहीं था, बिल्कुल पत्थर जैसी खाली नज़रें। उसने बहुत आहिस्ता से मेरे सलाम का जवाब दिया और दोबारा अपनी किताब में मशगूल होगी। मैंने अपना सामान रूम में रखा। अब्बू और अम्मी ने मुझे ढेर सारी नसीहतें और दुआओं के साथ रुखसत किया। उनके जाने के बाद मेरे दिल पर एक उदासी सी छा गई। मैं जब रूम में वापस आई तो ये देखकर हैरान रहेगी कि इकरा बिस्तर पर सो चुकी थी। हालांकि अभी शाम भी नहीं थी, लेकिन सादिया मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। सादिया ने और मैंने मिलकर मेरा सामान सेट किया। इस दौरान हम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती होगी। उसने बताया कि वो भी मेरी तरह एक दूर दराज गाँव से यहाँ पढ़ने आई थी। फिर मैंने हिम्मत करके इकरा के बारे में पूछा। सादिया ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बताया, मरियम, मैं भी इससे परेशान हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए, लेकिन इसने मुझे 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा बात नहीं की। ये बस हर वक्त या तो सोती रहती है या किताब पढ़ती रहती है। ना इसने अपने शहर के बारे में बताया, ना अपनी फैमिली के। बस सलाम का जवाब दे देती है और फिर खामोश हो जाती है। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी, क्या ऐसी अजीब तबीयत का भी कोई इंसान हो सकता है? मैंने सोचा शायद नई जगह है, इसलिए एडजस्ट होने में वक्त लग रहा होगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इकरा की खामोशी किसी आम शर्म या झिझक का नतीजा नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो जल्द ही हमारी ज़िंदगी को एक खौफनाक अज़ाब में बदलने वाला था। हॉस्टल में हमारी लाइफ ने आहिस्ता आहिस्ता एक रूटीन पकड़ ली। हम सुबह कॉलेज जाते, शाम को वापस आते और रात को पढ़ाई करते थे। मैं और सादिया अब बहुत अच्छी सहेलियां बन चुकी थीं। हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे, लेकिन इकरा वो अब भी हमारे लिए एक बंद किताब की तरह थी। वो बहुत कम बोलती थी और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी वीरानी रहती थी। वो अक्सर रातों को बहुत देर तक अपनी उस किताब में गुम रहती थी और कभी कभी हमें लगता था जैसे वो सोते हुए भी जाग रही हो। कॉलेज के इम्तिहान करीब आ रहे थे, इसलिए मैंने अक्सर रात को देर तक जागकर पढ़ने की आदत बना ली। सादिया जल्द सो जाती थी और इकरा का तो कोई पता ही नहीं चलता था वो कब जाग रही है और कब सो रही है। ऐसी ही एक रात थी। रूम में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ मेरे कलम की कागज़ पर सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। सादिया और इकरा दोनों अपने बिस्तरों पर सो रही थीं। रात के शायद 1 बज चुके होंगे।
पूरे हॉस्टल में एक अजीब गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती थी। फिर अचानक मुझे कॉरिडोर से कुछ आवाज़ें आईं। पहले तो बहुत हल्की थीं, जैसे कोई बहुत दूर चल रहा हो, लेकिन फिर वो आवाज़ें करीब आने लगीं। ये किसी तेज़ तेज़ भागने की आवाज़ थी, जैसे कोई नंगे पाँव फर्श पर दौड़ रहा हो। वो आवाज़ें हमारे रूम के दरवाजे के पास आकर एकदम से रुक गईं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इस वक्त कॉरिडोर में कौन हो सकता है? सब लड़कियां तो सो चुकी थीं। मैंने ये दिल में सोचा। मैंने हिम्मत की, अपनी कुर्सी से उठी और मैंने आहिस्ता से दरवाजे में लगे छोटे से की होल से बाहर झांका। बाहर कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक 0 वाट का बल्ब दूर कोने में चल रहा था, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं हैरान रह गई। मैंने अभी अभी तो किसी के भागने की आवाज़ सुनी थी। क्या ये मेरा वहम था? मैंने दिल ही दिल में ये सोचा। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद हवा की वजह से कोई आवाज़ आई होगी और फिर वापस आकर पढ़ने बैठ गई। लेकिन अब मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरे कान दरवाजे पर ही लगे हुए थे। इस वाक़े को 2 दिन गुजर गए। मैंने सादिया को इस बारे में नहीं बताया। मैं उसे डराना ही नहीं चाहती थी। तीसरे दिन मैं फिर रात को जागकर पढ़ रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने खिड़की पर पड़ी। हमारे रूम की खिड़की से ऐन सामने वही बड़ा कदीम दरख्त नजर आता था। उस रात चांद की रोशनी बहुत तेज थी। चांद की रोशनी में दरख्त की टहनियाँ और भी खौफनाक लग रही थी। मैं बस यूं ही बाहर देख रही थी कि अचानक मेरी सांस ही रुक गई। दरख्त के एक मोटी सी शाख पर कोई बैठा हुआ था। वो एक इंसानी साया था, लेकिन उसकी हरकत इंसानी नहीं थी। वो बिल्कुल खामोश, घुटनों के बल उस टहनी पर बैठा हुआ था और उसकी नज़र हमारी खिड़की पर ही थी। वो इतना दूर था कि उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसका जिस्म की बनावट एक लड़की जैसी लग रही थी। मेरा पूरा जिस्म खौफ से सुन्न हो गया। मैं कांपने लगी। मैंने एक पल के लिए दूसरी तरफ देखा और जैसे ही वापस पलटी तो देखा वो साया गायब हो चुका था। वो टहनी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। इस बार मैं खुद को वहम का धोखा नहीं दे सकती थी। मैंने फ़ौरन सादिया को झंझोड़ कर उठाया। वो घबरा कर उठ गई। मैंने कांपते हुए उसे सब कुछ बताया। वो भी बहुत डर गई। हम दोनों ने मिलकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सादिया ने मुझे तसल्ली दी। मरियम, शायद तुम पढ़ाई की वजह से थक गई होगी। ये तुम्हारा वहम होगा। लेकिन सादिया की आवाज़ में भी खौफ साफ जाहिर था। उस रात हम दोनों लाइट जलाकर सोए। इस वाक़े के बाद हमारे रूम का माहौल बदल गया। एक अंधे का खौफ हर वक्त हमारे सर पर सवार रहता। अब सादिया को भी रूम में अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। वो कहती थी कि जब मैं रूम में अकेली होती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, और कभी उसे लगता है कि उसके बिस्तर पर कोई आकर बैठ गया है। इसके बाद हमारी चीज़ें गायब होने लगीं। एक दिन सादिया ने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी थी। उसने पैसे अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे रख दिए। जब उसने पैसे निकालने के लिए अलमारी खोली तो वो वहाँ नहीं थे। हम दोनों ने पूरा रूम छान मारा, हर कोना, हर किताब, हर कपड़ा, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। सादिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हमने फैसला किया सुबह वार्डन को बताएंगे, लेकिन अगली सुबह जब सादिया सो कर उठी तो वही पैसों का लिफाफा उसके तकिए के नीचे पड़ा हुआ था। हम दोनों हैरान और खौफजदा हो गए। एक हफ्ते बाद मेरी अम्मी की दी हुई एक अंगूठी, जो मैंने कभी अपने हाथों से नहीं उतारी थी, अचानक मेरी उंगली से गायब हो गई। मैंने पूरा दिन उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। मैं बहुत मायूस हो गई। लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने सुबह अपनी मैथ की किताब खोली तो वो अंगूठी किताब के अंदर मौजूद थी। हम दोनों बहुत डर गए थे। ये सब क्या हो रहा था? ये कौन था जो हमारे साथ ऐसा खौफनाक मजाक कर रहा था? लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कौन और अजीब बात इकरा का रवैया था। इन तमाम वाक़यात के दौरान उसने एक बार भी हैरत या खौफ का इजहार नहीं किया। जब सादिया के पैसे गायब हुए और वो रो रही थी तो इकरा अपने बिस्तर बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। जब हमें पैसे वापस मिले तब भी उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बस हमारी तरफ एक खाली निगाह से देखती और फिर अपने काम में लग जाती थी। ऐसे लगता था जैसे वो इस कमरे में, इस दुनिया में हमारे साथ रहती ही ना हो। उसकी ये खामोशी और बेनियाजी अब मुझे किसी भी खौफनाक आवाज़ या साए से ज़्यादा डरावनी लगने लगी थी। हॉस्टल अब हमारे लिए तालीम का मरकज़ नहीं, बल्कि खौफ
और दहशत की एक ऐसी कैद बन चुका था जहां हर रात एक नई आजमाइश लेकर आती थी। चीज़ों का गायब होना और वापस मिल जाना अब बहुत आम हो चुका था, लेकिन अब वाक़यात ने और भी खौफनाक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी थी। कई बार रातों को जब हम सो रहे होते थे, हमें अपने रूम की छत से तेज़ तेज़ भागने की आवाज़ें आती, जैसे कई बच्चे छत पर भाग रहे हों। लेकिन हैरत की बात यह थी कि हमारा रूम टॉप फ्लोर पर था। हमारी छत के ऊपर तो आसमान के सिवा कुछ नहीं था। ये आवाज़ें इतनी वाज़ेह होती थीं कि हम दोनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट जाते थे। लेकिन इकरा हमेशा की तरह गहरी नींद सोती रहती थी। एक रात मैं वॉशरूम के लिए उठी। हमारे रूम के साथ अटैच वॉशरूम था। मैं जब अंदर गई तो दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। जब मैं बाहर निकलने लगी तो मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन वो नहीं घुमा। दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका था। ये नामुमकिन था। दरवाजे को बाहर से सिर्फ चाबी से लॉक किया जा सकता था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। सादिया, इकरा, दरवाज़ा खोलो। मैं चीख रही थी। अंदर वॉशरूम में अंधेरा था और मेरा दम घुट रहा था। काफ़ी देर बाद बाहर से हॉस्टल की दूसरी लड़कियां और वार्डन की आवाज़ें आई। वार्डन ने अपनी मास्टर की से दरवाज़ा खोला। मैं रोते हुए बाहर निकली। सादिया भी बहुत डरी हुई थी। उसने कसम खाकर कहा कि उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। सबसे अजीब बात यह थी कि जब ये सब हो रहा था, इकरा अपने बिस्तर पर बिल्कुल पुरसुकून सीधी लेटी हुई थी, जैसे उसने मेरी चीखें और आवाज़ें सुनी ही ना हो। एक हफ्ते बाद सादिया के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। रात का वक्त था। अचानक हमारे रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। सादिया बिस्तर पर मेरे करीब ही बैठी थी। उसने पूछा, इस वक्त कौन है? मैंने कहा, शायद कोई लड़की होगी, किसी काम से आई होगी। सादिया उठी और उसने दरवाजे के की होल से बाहर झांका। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके हलक से एक चीख निकली और वो वहीं दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर गई। मैं फ़ौरन उसकी तरफ लुकी। हमने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब उसे होश आया तो वो थर थर कांप रही थी। उसने रोते हुए बताया, जब मैंने बाहर झांका तो बाहर एक काला साया खड़ा था। उसका जिस्म इंसानी लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल स्याह था और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। इन तमाम वाक़यात में एक चीज़ कॉमन थी। इकरा पर कोई असर नहीं होता था। वो हमेशा पुरसुकून रहती थी। उसकी ये बेहिसी अब हमारे दिलों में खौफ के साथ साथ एक शक भी पैदा कर रही थी। एक दिन इकरा वॉशरूम में थी। उसकी वो अजीब सी किताब उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैं और सादिया तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गए। सादिया ने डरते डरते वो किताब उठा ली। हमने उसे खोला। उसके अंदर ऐसी ज़ुबान में चीज़ें लिखी थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। अजीबोगरीब निशानात, इंसान और जानवरों के ढांचे और उनकी तस्वीरें थीं, और जगह जगह खून जैसे रंग से बनाए गए नक्शे थे। ये देखकर हमें यकीन हो गया कि इस लड़की का ताल्लुक किसी न किसी शैतानी चीज़ से ज़रूर है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थीं। अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कंबल को पाँव की तरफ से पकड़कर ज़ोर से खींचा हो। फिर वही चीज़ सादिया के साथ हुई। फिर हम दोनों ने अपने सीने पर एक बोझ महसूस किया। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज़ हमारे कंबल के ऊपर हमारे सीने पर आकर बैठ गई हो। हम दोनों सांस नहीं ले पा रहे थे। हम चीखना चाहते थे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तकरीबन 1 मिनट तक यह अजाब जारी रहा। फिर वही बोझ अचानक ख़त्म हो गया। अब हमें इकरा पर शक हो चुका था। अगले दिन हमने हिम्मत करके उससे बात की। इकरा, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ पता है? ये सुनकर उसने पहली बार हमें खाली नज़रों से हमारी तरफ गुस्से से देखा। ऐसी सुर्ख आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कुछ बोली नहीं, बस उठी और रूम से बाहर चली गई। उस दिन के बाद इकरा 3 दिन तक हॉस्टल में नज़र नहीं आई। उसका बिस्तर खाली था। उसका सामान वहीं पड़ा था। वार्डन ने भी उसे कहीं नहीं देखा। हमने सोचा शायद वो घर चली गई होगी। चौथे दिन जब हम सुबह उठे तो वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमने पूछा, तुम कहाँ थी? उसने सख्त लहजे में जवाब दिया, घर गई थी। लेकिन बाद में जब हमने हॉस्टल की एंट्री चेक की तो उसके आने जाने का कोई इंदराज नहीं था। ना ही किसी गार्ड ने उसे आते जाते देखा था। अब हमारा खौफ अपने इंतहा पर पहुंच चुका था। हमने फैसला कर लिया था कि हम अगले ही दिन वार्डन से बात करके अपना रूम तब्दील करवा लेंगे।
लेकिन वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली थी। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हम सब अपने अपने बिस्तरों में सोए हुए थे। रात के शायद 11 बज रहे होंगे। सादिया ने आहिस्ता से कहा, इकरा, आज लाइट ऑफ करने की बारी तुम्हारी है। लाइट का स्विच दरवाजे के पास था। इकरा अपने बिस्तर पर बैठी रही। उसने हमारी तरफ देखा और एक अजीब खौफनाक सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। फिर उसने अपना सीधा हाथ निकाला और लाइट के स्विच की तरफ बढ़ाया, और फिर जो हुआ वो मंजर मेरी आंखों में हमेशा के लिए जम गया। उसका हाथ लंबा होना शुरू हो गया। उसकी बाजू एक गैर फितरी नामुमकिन हद तक लंबी होती चली गई, जैसे रबर की बनी हो। वो हाथ 10 फुट का फासला तय करता हुआ स्विच बोर्ड तक पहुंचा और तक की आवाज़ के साथ उसने लाइट बंद कर दी। हम दोनों ये देखकर हक्का बक्का रह गए। सादिया के हलक से एक चीख निकली और वो वहीं बिस्तर पर बेहोश हो गई। मैं पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। मुझ में हिलने की ताकत नहीं थी। मैं बस इकरा को देख रही थी, जिसने अभी अभी अपने हाथ वापस खींचकर नॉर्मल कर लिए थे। इसके बाद इकरा बिस्तर से उतरी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपनी अलमारी की तरफ गई। मैं सांस रोके हुए उसे देख रही थी। अलमारी के पास पहुंचकर वो रुकी और उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अब नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत खौफनाक हो गए। उसकी आंखें पूरी तरह स्याह हो चुकी थीं और उसकी मुस्कुराहट और भी वहशी हो गई थी। और फिर मेरी आंखों के सामने वो हवा में तहलील हो गई, एकदम गायब, ऐसे जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। ये मंजर देखते ही मैं भी बेहोश हो गई। सुबह जब वार्डन और दूसरी लड़कियां हमारे रूम में आई तो उन्होंने हम दोनों को बेहोशी की हालत में पाया। होश में आने के बाद हमने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। हॉस्टल में तहलका मच गया। इकरा को पूरे हॉस्टल में, पूरे शहर में ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। जब उसके दिए गए एडमिशन फॉर्म की तहकीक की गई तो उस पर लिखा हुआ हर नाम, हर पता, हर फ़ोन नंबर सब कुछ जाली था। ऐसी कोई लड़की उस नाम और पते पर रहती ही नहीं थी। उस दिन हम सबको समझ आ गया, इकरा कोई इंसान नहीं थी, वो कोई और ही मखलूक थी, एक शैतानी मखलूक जो इंसानी रूप में हमारे साथ रह रही थी। उस वाक़े के फ़ौरन बाद मैं और सादिया ने वो हॉस्टल छोड़ दिया। मैंने अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी और वापस अपने गाँव आ गई। मैं इस वाक़े के बाद इतना डर चुकी थी कि आज तक मैंने कभी शहर का रुख ही नहीं किया।